नमस्कार छात्रों, मैं विवेकानंद झा आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द ग्रेट लर्निंग पॉइंट और अपने नए वीडियो में। जैसा कि लगातार मैं आप लोगों के लिए कुछ न कुछ क्वेश्चंस, एमसीक्यू हो या कुछ न्यूज हो, ये सब लेकर के आ ही रहे हैं। तो आज अपनी कड़ी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए मैं 12 और बीपीएससी जो ट्रिप 4 संभावित थे, इसके अतिरिक्त बिहार पुलिस इत्यादि की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन सबों के लिए ज्योग्राफी का इंपोर्टेंट एमसीक्यू लेकर के उपस्थित हूं। साथ में यह सूचना भी कि लगातार लाइव क्लास सीटेट का 16 तारीख से मैं देने वाला हूं। तो जो छात्र सीटेट के लिए पढ़ने के इच्छुक हों, वो सब तक अगर वीडियो पहुंच रही है तो निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कर ले और अपने परिवार का सदस्य बन जाए। और बिल्कुल मुफ्त क्लास आपको मिलने वाला है। लगातार एमसीक्यू भी पिछले वर्ष मैंने दिया है, पिछले दिसंबर वाले सीटेट के लिए। आप उससे देखें कि कितने छात्र लाभान्वित हुए, कैसे कैसे हुए। तो ये बातें मैं आपको इसलिए जानकारी के तौर पर बता दिया कि आप अपने दोस्तों तक शेयर कर सके। अब यहां पर मैं पॉइंट लेता हूं बिना समय जाया किए, क्योंकि हमने 35 क्वेश्चन का ज्योग्राफी का, चूंकि 70 क्वेश्चन होता है, 35 बनाना होता है, आपको पता है 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है 12 के लिए, और बाकी के लिए तो 35 इंपोर्टेंट है। इस 35 में 100 से अधिक क्वेश्चन मैं करवा जाऊंगा। आप देखिए, काफी लाभान्वित होइए। मैं ये कोशिश करता हूं, अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां पर आइए, पहला क्वेश्चन हमारा कहता है क्या, आप लोग को दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। मानव भूगोल, जिस भूगोल में मानवों के व्यवहारों, उनके क्षेत्रों इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं मानव भूगोल। तो मात्रात्मक क्रांति इसके अंतर्गत आती है। आप पढ़े होंगे अपने एनसीईआरटी के पहला चैप्टर में, क्योंकि 50 से 60 के दशक में, 1950 से 60 के दशक में भूगोल के अध्ययन में जो परिवर्तन आया, कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसका अध्ययन किया जाने लगा, उस चीज को हम कहते हैं मात्रात्मक क्रांति। तो यह मानव भूगोल का उपागम है। क्षेत्रीय विभिन्नता को भूगोल के अंतर्गत आप देखते हैं, किस क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है, इसके अतिरिक्त किस क्षेत्र का धरातल कैसा है, उसके मिट्टी के गुण कैसे हैं, इन सब बारे में जो हम अनुभव करते पढ़ते हैं वो क्षेत्रीय विभिन्नता कहलाता है। स्थानिक संगठन के बारे में पढ़ते हैं, स्थानीय विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं भूगोल के अंतर्गत। तो मानव भूगोल के ये तीनों उपागम हैं। मानव भूगोल के उपागम नहीं कौन सा है, तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा अन्वेषण और वर्णन। अन्वेषण मतलब क्या हो जाता है, खोज। अन्वेषण का अर्थ क्या होता है, खोज करना। अन्वेषण का आप हिंदी में भी अर्थ जान रहे होंगे कि अन्वेषण का अर्थ हो जाता है खोज करना, और वर्णन उसकी व्याख्या करना, उसको डिटेल में बताना। तो अन्वेषण और खोज मानव भूगोल का उपागम नहीं है। मानव भूगोल के उपागम नहीं है में कौन सा आंसर हो गया, अन्वेषण और वर्णन। बहुत ही मजेदार और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के मैं आप लोगों के लिए आया हूं, और सारे क्वेश्चंस, हो सकता है कि कुछ एक क्वेश्चंस आपको आसान लगे, जानते होंगे, लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में जो बातें मैं कहूंगा वो सारी बातें जानते होंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। हो सकता है कोई जानते भी हों, लेकिन फिर भी देखिए, कहीं ना कहीं क्या कहा जाता है, व्यय करते वर्धते विद्या। विद्या क्या है कि खर्च करने से बढ़ती है, लगातार डिस्कस से बढ़ती है। अगर आप जानते हैं तो अभी देखिए, हो सकता है कुछ हमसे नयापन निकल जाए जो आपके लिए अच्छा कर जाए। तो क्वेश्चन को देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसी कारण से मैं कह रहा हूं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन होता है, और मैं और भी लगातार बहुत अच्छा योजना बना के रखा हूं आप लोगों के लिए कि क्या क्या लाना है, कैसे कैसे लाना है। पूरी तैयारी लगभग कॉमन वे में सारे कॉम्पिटिशन्स की और 11-12 की, ये सारा कुछ करवाने वाला हूं। तो अपने परिवार का सदस्य जरूर बन जाइए। अभी हाल ही में डीएलएड एंट्रेंस होने वाला है आगे, उसके भी बहुत सारे वीडियो आएंगे, और उसकी तैयारी का पूरा रणनीति अपने चैनल से आपको मिलने वाला है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। अब यहां पर मैं क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा, जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो वृद्धि सर्वाधिक की जब भी चर्चा आती है तो आप अफ्रीका के साथ जाएंगे। किस महादेश की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, अफ्रीका की। और वृद्धि ना देकर के जनसंख्या सर्वाधिक है अगर कह दे, तो अब हम एशिया के साथ चलेंगे, क्योंकि एशिया में दुनिया की 60% आबादी निवास करती है। एशिया का 2-3 देश है, भारत, चीन, यूरोप कहते हैं, भारत, चीन, और चीन के साथ पाकिस्तान। ये सब क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अपने आप में काफी अधिक जनसंख्या रखने वाला देश है। आप जानते हैं कि
जनसंख्या के दृष्टिकोण से पहले स्थान पर चाइना, सेकंड स्थान पर भारत। पाकिस्तान का क्षेत्रफल छोटा होने के बाद भी जनसंख्या उसकी काफी। तो ये सब एशिया के देश हैं, एशिया के देश हैं। तो एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। और जनसंख्या वृद्धि दर की चर्चा हो जाए तो वृद्धि दर की चर्चा हो जाए तो हम कहां लेकर के जाएंगे? अफ्रीका में जाएंगे। इससे ज्यादा डिटेल में अभी मैं नहीं दे रहा हूं, क्योंकि और भी क्वेश्चंस में आएंगे, डिटेल में मैं देने की कोशिश करूंगा। अब इसके लिए इतना काफी है। 12 वालों को ध्यान में रख करके मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो 12 वालों के द्वारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो है जितना उनके लिए लाइक है मैं उतनी व्याख्या कर रहा हूं। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने दी थी? किस व्यक्ति की देन है? आप पढ़े होंगे कि मानव विकास की अवधारणा डॉक्टर महमूद उल हक के द्वारा दी गई थी। कितने ईस्वी में? 1990 ईस्वी में। और ये कहां के रहने वाले थे? पाकिस्तान के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? पाकिस्तान के रहने वाले थे डॉक्टर महमूद उल हक। बाकी सबको आप जानते हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन क्या थे? अर्थशास्त्री थे। कौन थे? अर्थशास्त्री थे, भारतीय थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह भी अर्थशास्त्री थे और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे। हाल ही में उनका निधन हुआ है। और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से आप जानते हैं, भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं और बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो इन तीनों से आप परिचित हैं और इनसे भी परिचित होंगे। निश्चित तौर पर एनसीईआरटी को आपने पढ़ा होगा तो निश्चित परिचय हुआ होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ही बता रहा हूं, आप भी देखे होंगे। हाँ, कुछ एक चीजें हैं जो आप शायद विस्मित हो, नहीं जानते हो, तो वो चीजें मुझसे जान लें। इसीलिए वीडियो देखना अनिवार्य है और रिवीजन के तौर पर देखिए। इससे बहुत अधिक आपके कक्षा में आपको मदद मिलने, एग्जाम में आपको मदद मिलने वाली है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें से 4-5 क्वेश्चंस निश्चित तौर पर ये 35 में से आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल जिसका बीज नहीं बोया जाता है। कई का बीज नहीं बोया जाता है तो फसल आती कहां से? तो बीज बोया गया, अब उसके क्या कर दिया जाता है? तनों को बोया जाता है काट काट करके। तो रबर रोपण फसल है, चाय भी रोपण फसल है, गन्ना भी आपके एरिया में होता होगा तो रोपण फसल है। यहां क्या है? चावल। चावल का हम धान बोते हैं, धान को छींट देते हैं। धान को छींटते हैं तो क्या होता है? उससे पौधा निकल आता है। उस पौधे को उखाड़कर दूसरी जगह हम रोपते हैं। उससे मतलब रोपण फसल नहीं हो गई, क्योंकि पौधा जो हमने उत्पन्न किया वो किससे किया? बीज से किया। इसलिए चावल को हम रोपण फसल में नहीं रखेंगे। ये बाकी तीनों रोपण फसल है। आप जानते हैं गन्ना कैसे बोया जाता है? डंठल काट काट करके मिट्टी में दिया जाता है। चाय का भी ऐसा ही कुछ है, रबर का भी ऐसा ही कुछ है। तो ये तीनों रोपण फसल कहलाती है और चावल रोपण फसल में नहीं आती है। ये आसान सा क्वेश्चन था, आप लोग बना चुके होंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक क्रिया में आता है क्या? कृषि कार्य करना। कृषि और कृषि सहगामी क्रियाएं और कृषि सहगामी क्रियाएं। सहगामी, सहगामी का मतलब क्या हो गया? कृषि के साथ साथ जो क्रिया किया जाता है, जैसे कि पशुपालन। पशुपालन किसके साथ किया जाता है? कृषि के साथ। आप फैक्ट्री चला रहे हैं, 4 गो गाय रखिएगा तो चारा खरीद के लाइएगा। लेकिन किसान के लिए क्या है? कृषि कार्य कर रहा है तो चारा खेतों से निकल आता है। तो ये कृषि के साथ। मत्स्य पालन, कोई कहे मछली पाला जा रहा है, या जो और कुछ भी जानवरों से संबंधित है, प्रकृति से संबंधित कार्य है जो कृषि के साथ किया जाता है, वो प्राथमिक क्रिया में आता है। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, गेहूं बोना प्राथमिक क्रिया है। गेहूं, तैयार गेहूं से आटा बनाना द्वितीय क्रिया है। विनिर्माण, द्वितीय क्रिया में क्या आता है? विनिर्माण। विनिर्माण, विनिर्माण आता है द्वितीय क्रिया में, आटा बनाना। और इस आटा को बेचना तृतीय क्रिया क्षेत्र में आ जाता है, जिसको हम कहते हैं सेवा क्षेत्र। तृतीय क्रिया को क्या कहते हैं हम? सेवा क्षेत्र। और चतुर्थ क्रियाकलाप हो गया अलग से, जैसे शिक्षक यानी प्रोफेसर हो गए, पत्रकार हो गए, ये सब जो अलग सेवाएं देते हैं ये सब आ जाते हैं चतुर्थ सेवा क्षेत्र में। ठीक है, तो आपने प्राथमिक क्षेत्र को समझा। कृषि और कृषि सहगामी क्रियाएं प्राथमिक क्षेत्र में आ गई। द्वितीय क्षेत्र में क्या हो गया? तो विनिर्माण आ गया, जो प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं हैं उनको प्राप्त करके लाना प्राथमिक, उनसे दूसरा उसका स्वरूप में निर्माण करना द्वितीयक, और उस निर्मित वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाना, ये किसका काम हो गया? तृतीयक सेवा क्षेत्र वालों का। और चौथा क्या हो गया?
जो अन्य क्षेत्रों में लगे हुए लोग हैं, जैसे कि शिक्षक, पत्रकार, जो लोगों की अलग तरह से सेवा कर रहे हैं, अपने गुणवत्ता से सेवा कर रहे हैं, उसमें आ गया चतुर्थ। तो यहां पर आपको पूछा जा रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। ग्रामीण क्षेत्र उसे ही आप कहते हैं, यह भी क्वेश्चन आता है कि ग्रामीण क्षेत्र किसे कहेंगे, तो जिसकी 60% आबादी कृषि और कृषि सहगामी क्रियाओं में इन्वॉल्व होता है, लगा हुआ होता है, ऐसे क्षेत्र को आप कहिएगा ग्रामीण क्षेत्र। तो यहां पर ग्रामीण वस्तु पूछा जा रहा है, तो अधिकतर किस में लगा होगा, प्राथमिक क्रियाकलाप में। ऐसा आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर लोग क्या करते हैं, तो कृषि कार्य करते हैं, और कृषि के साथ जो कार्य किया जाता है उस पर निर्भरता रखते हैं। आगे, ये निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो निम्नतम। अब यहां न्यूनतम की बात आ गई, तो मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व तो अधिक पाया जाता है। अगर भारत के राज्यों की चर्चा, एक मैप भी है, मैप को भी समझाऊंगा। तो भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो निम्नतम है, सबसे कम है। अगर सबसे अधिक होता जनसंख्या घनत्व के हिसाब से तो बिहार हो जाता। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार में निवास करता है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है। सबसे जनसंख्या क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे घनी आबादी वाला राज्य आपका बिहार है। उसके बाद दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल आता है। पश्चिम बंगाल पहले सबसे घनी आबादी वाला राज्य में आता था, लेकिन उसे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार ने दबा दिया। भाई बिहार में तो जनसंख्या की फैक्ट्री है, लोग ही लोग हैं। आप देखिए कहीं भी अब फ्री जगह हमको दिखता नहीं है। कहिएगा कि भाई आपको क्या तकलीफ है, हमें कोई तकलीफ नहीं है सर। आप जनसंख्या जितनी भी हो चलेगा, हम दो हमारे दो की जगह हम दो हमारे गिन लो कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन संसाधन तो हमारे पास उतने ही हैं। उन बच्चों को अगर सही शिक्षा न दी जाए, उन बच्चों को सही परवरिश न की जाए, और 10 बच्चे हो गए, क्या फायदा। तो ये कहना मेरा कोई दायित्व नहीं था, ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, बाकी इसमें मेरा ऐसा कुछ नहीं है। तो दूसरे स्थान पर कौन सा आ गया, पश्चिम बंगाल। असम भी मैदानी क्षेत्र में है, उसका अधिकतर भाग मैदानी है, जिस कारण यहां भी जनसंख्या की कमी नहीं है। तो बच जाता है आपका कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। तो निम्नतम घनत्व वाला जो राज्य है वो यहां आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश इसमें आंसर। क्वेश्चन को गौर से देखिए, आंसर को ब्रेन में लीजिए। मैं सारी बातें बता चुका हूं मैं आपको पहले भी कि अगर सर्वाधिक रहता तो उसमें क्या हम जवाब लगाते, बिहार को देखते। दैट्स क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर चलें आप। क्वेश्चन पहले गौर से देखिए, मैं थोड़ा सा टाइम दे देता हूं। निम्नलिखित में कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। तो आप थोड़ा गौर से क्वेश्चन को देख लीजिए। मैं तो क्वेश्चन यहां आ गया, क्वेश्चन दिखेगा नहीं, इधर रहता हूं, इसीलिए मैं इस तरफ हूं। अब देखिए क्वेश्चन, भूरा हीरा। क्वेश्चन मेरा क्या कहता है कि किसको भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। तो भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है लिग्नाइट को। देखिए मैग्नीज लौह उत्पादन में मदद करता है। अवरक अपने आप में क्या धातु है, लोहा एस हो गया, तो लोहा एस से लोहा निकाला जाता है। मैग्नीज को मिलाया जाता है इस्पात के निर्माण में। अब यहां पर मैं एक चर्चा करूं कि भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है लिग्नाइट को। लिग्नाइट क्या है, तो कोयले का किस्म है। कोयला का किस्म है। कोयला कितने प्रकार का होता है बताइए, कमेंट करके बताइए। कोयला कितने प्रकार का होता है, बताइए कमेंट करके। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। चलिए, कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पिट। एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पिट। ये क्या है कि कार्बन की मात्रा जिनमें जितनी होती है उस आधार पर उसका क्वालिटी निर्धारित किया गया है। एंथ्रासाइट को सबसे उत्तम किस्म का कोयला माना जाता है। क्यों माना जाता है, उसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, लगभग 90% होती है। और ये लिग्नाइट में 60 से 70% तक कार्बन की मात्रा होती है, और ये अधिक मात्रा में पाई जाती है लिग्नाइट, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। दैट्स क्लियर। निम्नलिखित में किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। आपको ये पता होगा, देख करके हमको बताइए कि भारत में कब और किस स्थान पर में किया गया था। आपके लिए क्वेश्चन है भाई मेरे, पता होगा, आप लोग बता भी दिए होंगे, कमेंट किए नहीं किए।
आप जानते हैं कि पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर जो महाराष्ट्र में स्थित है, कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। यहां पर स्थापित किया गया था कब? 1978 ईस्वी में। कब किया गया था? 1978 ईस्वी। याद रखिएगा निम्नलिखित में से किस स्थान पर, तो भारत का पहला, यहां से याद रखिए, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। कहां पर? तारापुर में। तारापुर किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। कब स्थापित किया गया था? 1978 ईस्वी में। किसके सहयोग से? तो भारत में तो है ही, और यहां पर अमेरिका को आप ले लीजिए, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया था पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन, जो वाणिज्यिक दृष्टिकोण से विकसित है। ठीक है, ये युद्ध के दृष्टिकोण से नहीं है, ये वाणिज्यिक दृष्टिकोण से बिजली उत्पादन अन्य कार्यों में ये सहायता करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। समझने में कोई दिक्कत? कितने ईस्वी में? 1978। देखिए, आप लोग के लाइक, शेयर और कमेंट से मेरा क्या होता है, मनोबल बढ़ता है, और कुछ नहीं है। जो मेहनत मैं करता हूं, पीपीटी तैयार करने में मेहनत करता हूं, क्वेश्चन कलेक्शन करता हूं, कौन सा पूछने लायक है, इस पर मैं कभी कम से कम 3 से 4 घंटे का मेहनत लगता है। यहां से वीडियो आप तक पहुंचना है, आपको तो एक नजर देखना है, नए क्या देखेंगे? ठीक है भाई, हम मजबूर नहीं कर रहे हैं कि आप देखिए, मजबूर करके क्या हम पढ़ा रहे हैं? हम कोई डांस एक्टिंग तो कर नहीं रहे हैं कि आपको अट्रैक्ट कर पाए, लेकिन मेरा ध्येय है कि आप तक हम अपने जो कुछ सरस्वती ने हमें ज्ञान बख्शा है, उन चीजों से मैं आपको परिचित कराऊं, आप तक पहुंचाऊं, आप लाभान्वित हों उससे। आपका कैरियर आगे कैसे बेहतर हो, इस पर हम लोगों को काम करना है, हमें काम करना है, और आपको भी काम करना है। इसलिए काम करना है क्योंकि आपका जीवन है, हमारा क्या है, मैं तो बड़बड़ाता रहूंगा, शिक्षक हूं, बकबक करता हूं। आप अपने 12 में ही पढ़े होंगे, जगन्नाथ 11th में पढ़े होंगे, सॉरी 12th में नहीं है, 12th में या 11th में, मैं कंफर्म नहीं हूं, 12th में ही। कैसे हो मेरे भाई जगन्नाथ, केदारनाथ की कविता है। तो चलिए ठीक है, अगला क्या है, आईटीबीपी निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? तो ये समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम से संबंधित है। आईटीटीपी याद रखिएगा, आईटीटीपी किससे संबंधित है? तो समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम से संबंधित है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन बहुत सारा है, टाइम ज्यादा नहीं लूंगा मैं आपका, वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग पूरा देखते नहीं है, और मैं जो कुछ होगा मैं करता हूं। निम्नलिखित में कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? बताइए, पढ़े होंगे आप। सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। दूसरे स्थान पर कौन आता है? यूएसए। ये पहला हो गया चीन, दूसरे स्थान पर आ गया यूएसए। आपका इंडिया 3rd स्थान पर है कोयला उत्पादक देशों में। तो अगर ये कोयला उत्पादक देशों का सीरीज हम बना लें तो 1 2 3, ऑस्ट्रेलिया को रख दीजिए एक्स्ट्रा में। तो चीन पहले स्थान पर। आपका क्वेश्चन यही था, निम्नलिखित में कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो चाइना इसका आंसर, एग्जैक्ट आंसर हो गया। अगर दूसरे स्थान पर पूछ देता है कि कोयला का सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक देश कौन सा है, तो उसमें हम ले जाएंगे यूएसए। तीसरा कौन सा है? तो भारत। तीसरे आपका भारत, ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहां पर में कि कोयला उत्पादन के दृष्टिकोण से भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का कौन सा स्थान है, इसका जवाब हम क्या देंगे? तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। सॉरी, टेक्निकल कुछ फॉल्ट है। ओह सॉरी, वही था। चलिए ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन। पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की वस्ती पाई जाती है? आप पढ़े होंगे, इसमें हमको समझाने की जरूरत नहीं है। पर्वत ऐसा होता है पर्वत, अब ऐसा होता है पर्वत, तो यहां पर जाकर के तो घर नहीं बना लेगा। यहां मान लीजिए 2 घर बना भी लिया तो यहां तो नहीं आ सकता है, यहां कैसे बनाएगा? तो एक आकृति प्रकार की बनती है घर, रैखिक नहीं हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए हम यहां पर पर्वत का ये आकार लेते हैं, नॉर्मल सी बात है। रैखिक कहां होगा? तो सड़कों के किनारे, नदियों के किनारे, ये रैखिक बस्ती बनेगी। लेकिन यहां पर मुझे क्या कह रहा है? पर्वतों के किनारे। वृत्ताकार कहां होगा? झीलों के चारों ओर हो सकता है, तालाब के चारों ओर हो सकता है, तो ये वृत्ताकार हो जाएगा।
आयताकार, सामान्यतः मैदानी क्षेत्रों में आयताकार बस्तियां पाई जाती है। एक चौखट एरिया में अपना घर बना लिया, एक घर, दो घर, तीन घर, तो ये हो जाएगा। यहां पर आप आंसर समझ ही गए होंगे कि वृत्ताकार कहाँ हो गया, झीलों के किनारे, नदियों के नहीं सॉरी तालाबों के किनारे। रैखिक कहाँ हो गया, तो सड़कों के किनारे जो बस्तियां बनती है, और मान लीजिए नदियों के किनारे किनारे जो बस्तियां बनती है वो रैखिक में आ जाएगी। आयताकार मैदानी क्षेत्रों में हो जाता है, तो आयताकार मैदानी क्षेत्रों में हो जाता है। तो उसके बाद अगर चर्चा करूं तो बच जाता है सीढ़ी नुमा। अब देखिए ये पर्वत की आकृति है, अगर एक घर यहाँ बना भी लग गया तो दूसरा घर कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, तीसरा यहाँ बनेगा, चौथा यहाँ बनेगा, तो ये कैसे हो जाएगा, सीढ़ी नुमा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को यहां रखते हैं हम कि सीढ़ी नुमा इसका आंसर हो गया। भारत के किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। अब देखिए ये सीधे तौर पर आप रखिए कि उत्तर पूर्व के जो पर्वतीय राज्य हैं उन राज्यों में बांस ड्रिप सिंचाई से प्रणाली प्रसिद्ध है। आप याद किए होंगे मेघालय, क्योंकि तमिलनाडु के अधिकतम क्षेत्र मैदानी है, जाड़े में वर्षा होती है, आप लौटते हुए मानसून की बारिश कहाँ होती है, तमिलनाडु में। बिहार आप देख ही रहे हैं, पंजाब भी बिहार से कुछ कम नहीं है, मैदानी ही है। तो मैदानी क्षेत्र है, ये पर्वतीय क्षेत्रों में है बांस ड्रिप सिंचाई। ये कहां पर में अवस्थित है, मेघालय में। अगला ये क्वेश्चन, किस महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या में अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आते हैं। दो क्वेश्चन याद रखिएगा, इस महादेश की चर्चा यहां, तो महादेश में हम नो डाउट यूरोप लगाएंगे। किस महादेश में सर्वाधिक संख्या में अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आते हैं, यूरोप। और यूरोप में अगर पूछा जाए जो किस देश में आते हैं तो वहां पर आप जवाब दीजिएगा फ्रांस। सर्वाधिक विश्व में किस देश में पर्यटक आते हैं, तो फ्रांस में आते हैं, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें हम, भारत के 4 महानगर को जोड़ने वाली सड़क है। तो भारत के 4 महानगर को जोड़ने वाली सड़क है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। आप ये सीमांत सड़कें बॉर्डर पर बनाई जाती है। मान लीजिए भारत का मैप मैं आगे लूंगा, तो ये जो बॉर्डर के किनारे किनारे जो सड़क बनाई गई है, सीधा समझ जाइए स्थलीय बॉर्डर सीमा जहां जहां है वहां वहां बॉर्डर के किनारे सड़क बनाई जा रही है। जैसे भारत चाइना बॉर्डर पर में, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर, उसको हम कहते हैं सीमांत सड़कें। ट्रांस मेट्रो सड़क जो शहर के अंदर बनाए गए हैं उनको कहते हैं ट्रांस मेट्रो सड़क। एक्सप्रेस वे, दो शहरों को जोड़ने के लिए उच्चतम क्वालिटी की जो सड़कें बनाई जा रही है उसको कहते हैं हम एक्सप्रेस वे। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 1998 में आई थी, 98 में आई थी। अटल बिहारी वाजपेयी की महत्वाकांक्षी योजना थी जो भारत के 4 महानगरों को जोड़ती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इन चारों महानगर को जोड़ती है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ये इसमें पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा भी इंक्लूड हो जाता है। आपको पता होगा पूर्व पश्चिम गलियारा कहां से कहां को जोड़ता है, पूर्व पश्चिम सिलचर असम, सिलचर असम से कहा गुजरात, गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात। ये क्या हो गया, ये पूर्व पश्चिम गलियारा, इसको कहते हैं पूरब, इसको कहते हैं पश्चिम। ये भी सड़क है, पढ़े होंगे आप। पूरब पश्चिम गलियारा किस कहां से कहां को जोड़ता है, असम के सिलचर से गांधीनगर के गुजरात को जोड़ता है। और उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर में श्रीनगर, श्रीनगर, दक्षिण में कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। नक्शा जब भी आप देखते होंगे तो ऊपर की तरफ उत्तर आता है, नीचे की तरफ दक्षिण आता है, इस तरफ पश्चिम आता है, इस तरफ पूरब आता है। तो ये हो गया आपका कहां से कहां तक का कौन सा मैप हो गया आपका, पूरब पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा। अगर आपको पूछा जाता है ये सड़कें हैं, जैसे चूंकि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की चर्चा हुई, ये क्या है, तो भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है कौन सी, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो हमें ये भी याद आ गया कि इसको भी जिक्र कर दें हम आपके पास। जो पूरब पश्चिम गलियारा कहां से कहां को जोड़ती है, तो असम के सिलचर से गांधीनगर गुजरात को, और उत्तर दक्षिण गलियारा कहां से कहां को जोड़ती है, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी को, याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर आप चलें। लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है। अब ये लॉरेंस सार क्षेत्र है कहां, सो हमको बताइए आप लोग। पहले किसके लिए प्रसिद्ध है उसको छोड़ दीजिए, लॉरेंस सार क्षेत्र हमको बताइए।
लॉरेंस हार क्षेत्र प्रसिद्ध है लोहा के अयस्कों के लिए। किसके लिए? लोहा के अयस्कों के लिए प्रसिद्ध है। और ये जर्मनी में है। कहां पर में है? जर्मनी में। याद रखिएगा, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अंगूर की खेती क्या कहलाती है? अगला क्वेश्चन मेरा आ रहा है, अंगूर की खेती क्या कहलाती है? अब बताइए आप लोग। अंगूर की खेती को हम कहते हैं विटिकल्चर। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटिकल्चर। अब दो चीजें और आ गई यहां, सेरिकल्चर और पीसीकल्चर। तो सेरिकल्चर और पीसीकल्चर को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर आपका हो गया रेशम उत्पादन। रेशम के कीट से जो रेशम का उत्पादन किया जाता है, यह भी क्वेश्चन बन सकता है आपका कि सेरिकल्चर किसे कहते हैं, या रेशम कीट से, रेशम के कीट से जो रेशम का उत्पादन किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सेरिकल्चर। अंगूर की खेती विटिकल्चर। और मछली उत्पादन से संबंधित है क्या? पीसीकल्चर। मछली उत्पादन से संबंधित क्या है? पीसीकल्चर। और भी बहुत सारे हैं, हॉर्टिकल्चर है, और भी सारी चीजें हैं, लेकिन अभी वहां इतना जिक्र हमको अभी नहीं करना है। आपको यहां तीन सामने आया, मैंने तीनों को बता दिया। आगे चलिए, ज्योग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन हैं? तो ज्योग्राफिया जनरलिस एक पुस्तक है जिसके लेखक है वारेनियस। कौन है? वारेनियस। जर्मनी के थे ये, जर्मनी के थे, और 1650 ईस्वी में इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था, ज्योग्राफिया जनरलिस। ज्योग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है? वारेनियस, जो कहां के रहने वाले थे? जर्मनी के। और कितने ईस्वी में इस पुस्तक को लिखे थे? 1650 ईस्वी में। चूंकि क्वेश्चन अधिक है, आपका समय मैं नहीं लूं, तो इसलिए मैं चर्चा कर रहा, थोड़ा तेजी में भागने की कोशिश कर रहा हूं। बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित हैं? तो देखिए, मुख्यतः भारत में तो 4 प्रकार की भाषा परिवार के लोग हैं। विश्व में 6 प्रकार की भाषा हैं। जैसे अब द्रविडियन, आर्ट्रिक, चीनी यहाँ है, तो भारत में चीनी नहीं है। चीनी तिब्बती थोड़ा सा साइड में है, अरुणाचल वगैरह में। लेकिन उसको हम लोग जो बिहार के समूह हैं वो कहते हैं हम इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित है। हिंदी और हिंदी से संबंधित बातें। द्रविड़ में आ जाता है कौन सा? आपका दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सब भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार में आ जाती है। और बाकी हिंदी और हिंदी की उपभाषाएं किस में आती हैं? इंडो आर्यन में। बिहार में मैथिली, भोजपुरी, मगही, अर्धमागधी, ये सब बोला जाता है। ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो इंडो आर्यन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंकलेश्वर क्षेत्र है कहां है? आप बताइए, आपके लिए मैं छोड़ता हूं, एकदम आसान सा क्वेश्चन मैंने छोड़ा है। अंकलेश्वर क्षेत्र कहां पर में है? अंकलेश्वर क्षेत्र कहां है? गुजरात में। गुजरात के भरूच जिला में। कहां पर है? गुजरात के भरूच में। भरूच से 14 किलोमीटर दूर क्षेत्र में शुरू होता है अंकलेश्वर की पहाड़ियां। क्लियर है आपका? अंकलेश्वर क्षेत्र कहां है? तो गुजरात के भरूच जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर चले हम। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 12 है? ये तो आप लोग के लिए एकदम आसान है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय कब शुरू हुई? 1951 से 1956। आप याद रखिए, जोड़ लीजिएगा, सारी पंचवर्षीय योजनाएं बढ़ती गई है, आप याद भी किए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आइए, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? रावत भाटा, तो रावत भाटा आपका है राजस्थान में। कहां पर में है? राजस्थान में। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर में है छात्रों? राजस्थान में। और भारत का सबसे बड़ा चौथा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर में है? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिला में अवस्थित है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो भारत का सबसे बड़ा चौथा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अगले क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित में कौन सा एक रेशेदार फसल नहीं है? रेशेदार फसल मतलब क्या होता है? जिस फसल से आप रेशा निकाल करके थैला, बोरा इत्यादि तैयार करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? रेशेदार फसल। तो कपास से रेशा निकलता है जिससे कि हमारा कपड़ा बनता है। कपास से रेशा निकाल करके कपड़ा बनाते हैं हम, तो ये रेशेदार फसल में आ जाएगा। कॉफी एक पेय पदार्थ है। कॉफी क्या है? पेय पदार्थ है। आप जानते हैं कि कहवा के उत्पादन से, कहवा के बीजों को पीस करके
कॉफी का पाउडर बनाया जाता है। तो ये पेय पदार्थ है। आंसर तो सीधे तौर पर आपका हो गया कि कौन एक रेशेदार फसल नहीं है, तो रेशेदार फसल नहीं है कॉफी, क्योंकि ये पेय पदार्थ है। जूट रेशेदार फसल में आता है, मेस्टा भी आता है। मेस्टा भी एक प्रकार का रेशेदार फसल है जो जूट का ऑप्शन होता है। इसके धागों को निकाल करके और थैला वगैरह तैयार किया जाता है। टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। अब मैं थोड़ा तेज में खींचने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन भी ऐसे ही कुछ, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हो गई? तो इसमें आप याद रखिएगा 1999। 1993 में 5.5 अरब हुई थी। उसके बाद 6 साल बाद 1999 लमसम में विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो गई। आगे बढ़िए। निम्न में से भारत के उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य कौन से हैं? अब थोड़ा सा मैप को समझ लीजिए। उत्तर पूर्वी राज्य मैं तभी तो समझाने की कोशिश किया था, लेकिन फिर से समझ लीजिए। अगर मैं यहां देखता हूं तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। अब यहां पर राज्य देखिए, तमिलनाडु आपका कहां आता है? दक्षिण में आता है। असम उत्तर पूर्व में आता है। लेकिन उत्तर पूर्व में आपको क्या पूछ रहा है? उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य हैं। उत्तर पूर्वी राज्य के यहां पर में अगर उत्तर पूर्वी राज्यों में आ जाए तो दक्षिणतम राज्य क्या हो जाएगा? यहां पर में मिजोरम ऑप्शन में नहीं है। सबसे दक्षिणतम में मिजोरम आएगा, सबसे नीचे है तो नहीं आया, तो आपका मणिपुर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? मणिपुर, क्योंकि मिजोरम से ऊपर क्या होता है? मणिपुर। आप देखिएगा यहां पर में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम। आपको एक बार क्लीन करके मैं दिखाता हूं। ये रेशियो में देखिए, सबसे ऊपर क्या हो जाता है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम। तो सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा हो गया? उत्तर पूर्वी राज्य ये सारे हो गए। बिहार के बाद यहां बढ़ जाइए, ये सारे उत्तर पूर्वी राज्यों में आते हैं। ये तो बीच में बांग्लादेश आ गया, तो बांग्लादेश को छोड़ दीजिए तो असम आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो यहाँ पर सबसे दक्षिणतम में मिजोरम देता तो मिजोरम आंसर हो जाता, लेकिन चूंकि मिजोरम दिया नहीं है, आपको ऑप्शन में मिजोरम नहीं दिया है, तो हम इसके साथ चलेंगे, मणिपुर के साथ चलेंगे। दक्षिण पूर्वी राज्यों में दक्षिणतम राज्य कौन सा हो गया? दक्षिणतम राज्य हो गया मणिपुर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे, क्योंकि समय बहुत ज्यादा, वीडियो लंबा हो रहा है। घबराइएगा नहीं, आप लोग के लिए फायदा है। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? आपको पता है कि बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करती। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में है। अफ्रीका के अंदरूनी बेसिन में स्थित है, जो लगभग कहा जाता है कि 20,000 वर्ष पुराना जनजाति है। इनकी सभ्यता कितनी पुरानी है? तो 20,000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। और ये कहां पर है? तो अफ्रीका में है, कालाहारी मरुस्थल, बुशमैन। अब अगले क्वेश्चन की ओर आइए आप। पर्यावरण पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? आप जानते हैं कि पहला 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम में हुआ था। कहां पर हुआ था? स्टॉकहोम में पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण और विकास पर होने वाला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। कब? 1992 ईस्वी में, जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। एजेंडा 21 के नाम से, क्योंकि 21 महत्वपूर्ण मुद्दों पर इसमें बात हुआ था, उसे हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। पर्यावरण और विकास पर होने वाला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन रियो दी जेनेरो में हुआ था। कहां पर हुआ था? रियो दी जेनेरो, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। कौन सा है? रियो दी जेनेरो। रियो दी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कितने ईस्वी में? 1992 ईस्वी में, जिसे किस नाम से हम जानते हैं? एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? ज्यादा टाइम ना लेते हुए, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक हैं टेलर। नवनिश्चयवाद के टेलर कौन है? टेलर है। अगला पढ़िए, निम्नलिखित में कौन राज्य गोंडवाना कोयले के लिए प्रसिद्ध है? गोंडवाना समूह का कोयला असम के रानीगंज से प्रारंभ होकर के छत्तीसगढ़ तक चला जाता है, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रसिद्धि मिला है झारखंड के झड़िया क्षेत्र को। कहाँ मिला है? झारखंड के झड़िया क्षेत्र को, जो गोंडवाना समूह के कोयला उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखा जाए,
निम्नलिखित में कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो जूट का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में। कहां पर में होता है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल किस नदी के डेल्टा में है? तो गंगा नदी के डेल्टा में। आप जानते हैं कि गंगा अंतिम समय में द्विशाखी हो जाती है, एक पद्मा के नाम से बांग्लादेश चली जाती है, दूसरी हुगली के नाम से कोलकाता के आगे गंगा सागर में मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में। तो ये डेल्टा जो गंगा जो है सो बड़ा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण करने वाली जो नदी है वो है आपका गंगा। तो गंगा के डेल्टा में जूट उत्पादन काफी होता है, यानी पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा। मेघानगर की जनसंख्या होती है, तो मेघानगर मतलब सबसे बड़ा नगर, 50 लाख से अधिक होता है। 50 लाख से अधिक होता है मेघानगर की जनसंख्या। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। फरीदाबाद किस राज्य का एक भाग है? तो फरीदाबाद दिल्ली के करीब में फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? तो हरियाणा का एक शहर है, लेकिन कहाँ है? तो दिल्ली के निकट में है। इस तरफ नोएडा जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, नोएडा एक इंडस्ट्रियल जगह है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नोएडा कहाँ पर में है? तो उत्तर प्रदेश में है। और फरीदाबाद कहाँ पर में है? हरियाणा। गुड़गांव कहाँ पर है? हरियाणा। आगे बढ़िए। गेहूं के खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान आप यहाँ मान लीजिए, कहीं डिफरेंट जगह 15 से 25 डिग्री उचित सेल्सियस उसका माना गया है, लेकिन यहाँ पर आप 20 से 30 डिग्री इसमें आंसर में दे सकते हैं। बुआई के समय 20 डिग्री से थोड़ा कम होना चाहिए और कटने के समय में 30 डिग्री तक चल सकता है। आगे बढ़िए। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर में है? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर में है। कहां पर में है? गुजरात राज्य में है। गुजरात राज्य में सबसे ऊंची बांध परियोजना है, गुजरात राज्य में नर्मदा सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर अवस्थित है। बाबा बुदन की पहाड़ी है। बाबा बुदन की पहाड़ी आपका कर्नाटक राज्य में है। बाबा बुदन की पहाड़ियां कहाँ हैं? कर्नाटक में। यह आपका क्वेश्चन था। 35 क्वेश्चन का सेट मैंने किया। मैं उम्मीद करता हूं कि कई लाभान्वित होंगे आप। वीडियो